हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि मैंने कहा था कि आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और पिछली वीडियो में मैंने बात किया था सामान्य विज्ञान की टॉपिक पे, कौन कौन से चीज़ें पढ़नी हैं, उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ कौन चीज़ है, उसके बारे में हम बात किए थे। उसी कड़ी में हम अब बात करेंगे, जो टॉपिक थे उसी टॉपिक के बेस पे हम बात करेंगे आज जीव विज्ञान के बारे में। किसकी बात करेंगे? जीव विज्ञान के बारे में बात करेंगे, बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक, जीव विज्ञान, बायोलॉजी सबको पता है क्या होता है क्या नहीं होता है, उसी कड़ी में हम बात करेंगे। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बायोलॉजी, जीव विज्ञान बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं उस जनरल साइंस में, वो सबसे ज़्यादा इसी पार्ट से आते हैं। अब जो हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ये ध्यान देने वाली बात होगी। जैसे कि मैंने कल आपको वो से बताया ही था कि हम जिसकी बात करेंगे, अब वो है नई बात, और वो है बायोलॉजी में। और बायोलॉजी में जो बात करना है वो सबसे बड़ी बात आती है। ठीक, अब बात कर रहे थे बायोलॉजी में जो सारे टॉपिक आपने देखा पिछले वीडियो में, कौन कौन से टॉपिक है, उसी कड़ी में हम जो बात करेंगे सेल की, कोशिका की बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कोशिका क्या होती है। ठीक, तो बात करेंगे इसकी, कोशिका की। कोशिका सेल, ठीक है, सेल की बात करेंगे हम। कोशिका की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और उस कोशिका सेल की जो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग क्यों है कि यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था। पहली बात ये कि जो कोशिका खोजी गई थी वो जीवित थी या मृत थी। इट मीन्स की डेड थी और लिविंग थिंग्स में थी, ये भी क्लियर करना है। दूसरी बड़ी बात है, क्वेश्चन बनता है तो जैसे मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो जो स्टेटमेंटल या कथन के बेस पर क्वेश्चन आ जाएंगे तो ये लिख सकता है उसमें कि जो कोशिका है उस कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था। चलो ठीक, आपको पता है कि रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक, लेकिन वो कोशिका कौन सी थी, जीवित थी और क्या थी, मृत थी, ये ध्यान देने वाली बात होगी। अब इसी कड़ी की जब हम बात करते हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ, तो कथन में क्या हो जाएगा, अब तो एक सिंपल हम बताते हैं क्वेश्चन का पैटर्न कैसा हो सकता है। कोशिका खोज सबसे पहले किसने की थी। ठीक, पहली चीज। दूसरी बड़ी बात, इस कथन का की थी नीचे 2-3-4 पॉइंट के बेस पे आएंगे तो हो जाएगा पहला रॉबर्ट हुक, दूसरा एंथोनी वॉन लेवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पहली चीज इस पर लिख जाएगा 1665, यहाँ होता है 1674, यहाँ पे होता है 1831। ठीक, और ये चीज़ आपके आंसर में जा सकता है। ठीक, तो जब ये चीज़ आंसर में जा सकता है तो पहली चीज़ तो इस क्वेश्चन में
ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो बन रहा था उसके बिहाफ में सबको पता है कौन किया था, ठीक। तो सबसे पहले की जब बात आएगी तो हो जाएगी रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक की बात करेंगे, ठीक। तो रॉबर्ट हुक की हम बात करेंगे तो ये भी तो 3 हैं, 2 है कि नहीं है? तो जब इस रॉबर्ट हुक की हम बात कर रहे हैं तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक। इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि क्या जो रॉबर्ट हुक ने किया था वो जीवित थी या मृत थी। सबसे बड़ी बात ये आती है, लेकिन सबसे पहले उन्होंने किया था, ठीक है। तो इसका भी आंसर हम आपको देंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन कहानी पहले सुनते हैं किसकी, सेल की। तो सेल की कहानी सुनने से पहले आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, उस कहानी में जानना पड़ेगा। तो उस कहानी में जाना पड़ेगा। सेल की खोज सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक। रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ठीक। इसमें इसकी खोज, सेल की खोज हुई थी, ठीक है। जब सेल की खोज हुई थी तो उस सेल में बहुत बड़ी रोचक कहानी है, उसको सुनना चाहिए। कहानी है कि जब रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को खोजा तो वो सेल था मृत सेल, मतलब जो सेल थी वो कैसी थी? डेड सेल, ठीक है, मृत कोशिका, मृत कोशिका, ठीक। इसकी कहानी भी इंटरेस्टिंग है। कहानी इंटरेस्टिंग ऐसे है कि रॉबर्ट हुक ने स्वतः एक अपना माइक्रोस्कोप बनाया, सूक्ष्मदर्शी बनाया, और उस सूक्ष्मदर्शी की मदद से उन्होंने कार्क लिया। पौधे में कार्क बनता है और वो कार्क कैसा था ये समझने वाली बात होगी। सूखा पौधा था, उसी का वो कार्क था। अब सूखे पौधे में कहीं से कोई सेल तो जीवित रहेगा नहीं, तो वो जो कार्क था वो उनके बॉटल में, मीन्स एक उनके पास बॉटल थी, उस बॉटल में वो एक टुकड़ा बनाकर लगाया गया था उसके माउथ में, ठीक। और वो इतना सूख गया तो उसको निकाल कर उन्होंने उसको जब देखना शुरू किया तो उसमें देखा कि बहुत ही छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बने हुए थे, जैसे मधुमक्खी का मच्छा हो, ठीक, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, सेम उसी तरह का था। तो वो अरेंज था, एकदम सीधे सीधे अरेंज था। अब मधुमक्खी का छत्ता यदि आप लोग देखें तो उसको याद करते हुए किस तरह से ये था, तो बहुत लाइनिंग में था, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई छोटा कोई बड़ा, इस तरीके से था। तो उन्होंने कहा कि ये जो कमरे लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब रूम लाइक स्ट्रक्चर्स है, उन्होंने इसको कहा कि सेल है, ठीक। अब सेल जब इन्होंने कहा तो उस सेल की जो प्रक्रियाएं होती है वो क्या होती है? पहली बात ये, क्योंकि इन्होंने सिर्फ डेड सेल को देखा था, इस वजह से ये नहीं कह सकते हैं ये जो डेड सेल है उसमें क्या क्या और दिख रहा होगा, क्योंकि पहली बात तो पौधा पूरी तरीके से सूख गया था और सूखे हुए पार्ट को उन्होंने देखा था, तो इनको सिर्फ सेल भर पता चला था, लेकिन उसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं ये उन्होंने नहीं बताया, ठीक। तो ये एक छोटी सी कहानी इसके बारे में थी, डेड सेल के बारे में थी। लेकिन क्या हुआ कि ये तो किए 1665 में, लेकिन लगभग 9 साल के बाद एक और महोदय आ गया, ठीक, जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक, जिसका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ये ध्यान रखिएगा आप बात को, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक 1674 ईस्वी में ये महोदय आते हैं। तो इन्होंने कहा, इनको थोड़ी ना पता, या किसी को भी कुछ भी पता नहीं है उस दौरान, क्योंकि इतने सूचना तंत्र नहीं थे पहले के ज़माने में कि सबको सारी बातें पता चल जाए। लेकिन 1674 में इन्होंने भी स्वतः अपना माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप में इन्होंने क्या किया कि जो तालाब होता है, तालाब, उस तालाब का पानी लाए और उस माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखा, तो देखा कि उसमें कुछ लिविंग सेल दिख रहे थे, ठीक है। अब वो लिविंग सेल जो दिख रहे थे, सिंपल सी बात है, क्योंकि माइक्रोस्कोप छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी चीज़ों को दिखाने का प्रयास करता ही है, दिखाता भी है। तो उसमें उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे जीवित सेल हैं जो उसमें दिख रहे हैं, ठीक। तो उसमें उन्होंने दिख रहा है, तो उन्होंने कहा कि जब सेल है ये जीवित है, सारी प्रक्रिया कर सकता है, इसका मतलब कि ये
जीवित सेल के रूप में रहता है। ठीक, अब इसी सेल के बीच यहाँ पे ये बताया गया कि जीवित सेल की खोज सबसे पहले करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक, और कब किए थे? 1674 ईस्वी में किए थे। ये नाम आपको याद रखना है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक 1674 में जीवित सेल का खोज करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। ठीक, और किसमें किए थे? पौंड में। अब पौंड में कौन चीज़ें पाई जाती हैं, इसका मतलब आप जानना। पौंड में मतलब तालाब में एक कोशिकीय जीव होते थे वो, और वो जो एक कोशिकीय जीव थे वो एक कोशिकीय जीव पूरी तरीके से सफिशिएंट अमाउंट में थे कि जो अपनी लाइफ प्रोसेस कर सकते हो, मतलब जीवन की प्रक्रिया में जो जो प्रक्रिया होती है वो सेल कर सकता था। ये भी आप बताओ उनका। ठीक, अब ये दोनों तो शुरुआती बात हो गई सेल की। ठीक, अब सेल इट मीन्स कि सेल जो होता है ये शुरुआती बात हो गई। लेकिन सेल की जब बात करते हैं तो सेल की परिभाषा क्या होती है? सेल की जो परिभाषा होती है वो परिभाषा क्या है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो सेल की परिभाषा, दूसरी पॉइंट, लिविंग सेल खोजा किसने? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने खोजा था। कब? ध्यान देना है 1674 ईस्वी में ये खोजा गया था। ठीक, इसमें नोट कर दिए, इसको नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इसका डेफिनेशन, परिभाषा। डेफिनेशन की बात करते हैं तो सेल जो है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इकाई होती है जी। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ये होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ की होती है। ये आपके सामने है। ठीक, अब ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कैसे कर सकते हैं इसको हमको समझना है। जैसा कि बताया, किसी भी जीवन की पहली जो इकाई होती है वो एक सेल होती है, लिविंग सेल होती है। अब इस लिविंग सेल में और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं ये डिपेंड करने वाली बात होगी। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको बता रहा था कि हर एक टॉपिक पे जो पॉसिबल क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको बता सकते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इस परिभाषा को वो कथन में ला सकता है। ठीक, ऐसे कर सकता है कि दिए गए कथन में से सत्य कथन कौन सा है, दिए गए कथन में से सत्य कथन कौन सा है, और उसमें ये लिख देगा, दूसरा कुछ और लिख देगा, तीसरा कुछ और लिख देगा, चौथा कुछ और लिख देगा। ठीक, तो यहाँ पहचानना है कि किस किस ऑर्गन्स के बारे में वो डिफिनेशन है, ये ध्यान देने वाली बात होगी। तो ये ध्यान रखना है कि किस किस ऑर्गन्स के बीच में के बारे में वो डिफिनेशन पूछा रहा है, परिभाषा पूछ रही है, और चारों में से कोई एक होगा, पहली चीज़। दूसरी बड़ी बात, जैसे कि कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक, अब इसमें से वो क्वेश्चन और को कैसे तरीके से कन्वर्ट कर सकता है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। एक ही टॉपिक को दो तरीके से वो रिप्रेजेंट करेगा, एक सत्य है, दूसरा सत्य नहीं है, जिसको आप कैसे पहचान सकते हैं। तो नहीं का मतलब क्या है, सिंपल सी बात ढूंढना है। नहीं है का मतलब आपको गलत चीज़ें ढूंढनी है। ठीक, इसका मतलब क्या है, नहीं का मतलब कि आपको जो गलत है उसको ढूंढना है उसके ऑप्शन से, तब इस चीज़ को आप क्लियर कर पाएंगे। और मेरे इन सब बातों को आप बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, अपने ध्यान में रखिएगा, अपने विवेक में रखिएगा, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि नहीं वाले कोई भी ऐसे टॉपिक्स आते हैं, हम सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहे हैं कि चलो जो आने वाले एग्जाम किसी में, ये इस तरह के क्वेश्चन जो बनते हैं वो नीट में भी बनते हैं कि द फॉलोइंग द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, फॉलोइंग द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक, तो वहाँ आपको गलत ढूंढना है, रॉन्ग ढूंढना है।
ठीक है, सही नहीं ढूंढना है। बस सिंबलाइजेशन क्या करना है, नॉट को आपको ध्यान रखना है कि हाँ यदि उसमें पूछा गया है क्वेश्चन में नॉट है या नहीं है, यदि नॉट है तो गलत ढूंढना है, और नॉट नहीं दिया है तब वो करेक्ट ढूंढना है। ये इंस्ट्रूमेंटल कोर्स की सबसे बड़ी पहचान होती है। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बायोलॉजी की इस पाठशाला को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। ठीक, इस तरीके से इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए और जानते रहेंगे तो आपको और सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, ये चीज़ें होती हैं। अब जैसा कि मैंने आपको परिभाषा बताया कि सेल इज द संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है किसी भी जीवन की, उसी तरीके से स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ लाइफ। ठीक, अब इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ये फंक्शनल कैसे है और संरचनात्मक कैसे और फंक्शनल कैसे, तो कार्य कैसे ये करता है। ठीक, सेल हम सभी को पता है कि सेल के पास एक बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है। ठीक, और वो कैपेसिटी होती है डिवाइडिंग करने की, विभाजित होने की, और ये विभाजित होकर सेल के समूह को बनाता है। और जब सेल के समूह को बनाता है तो उस सेल के समूह को हम कहते हैं ऊतक और टिश्यू कहते हैं। ठीक, सोच लीजिए सेल एक था, ज़्यादा बना लिया तो ऊतक हो गया। ठीक, कई ऊतक मिलके क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ठीक, तो कई ऊतक मिलके ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन आप सभी को पता है, जैसे आपकी आई हो गई, आपकी टंग हो गई, ठीक है, आपकी आंत हो गई, आपका लीवर हो गया, ये सब क्या है, अंग है जो ऊतकों के समूह से मिलकर बने हुए हैं, और इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा सिर्फ, जिसके लिए बने हैं वही काम ये करेंगे। ठीक, आई का काम है सिर्फ देखना, ये देखने का काम करेगा। लीवर का काम है सिक्रेशन करना, सिक्रेशन करेगा। ठीक, आंत का काम है भोजन को पचाना, ये पचाने का काम करेगा। ठीक है, तो ये सारा काम जिस किसी को कह दिया जाएगा तुमको ये काम करना है तो वो वही काम करेगा, अदरवाइज कोई और काम नहीं करेगा। लेकिन जब अंगों का समूह बनने लगता है, जैसे लीवर हो गया, जैसे मैंने आपको आई बताया, टंग बताया, नोज बताया, जब अंगों का समूह बनने लगता है तो वो तंत्र का निर्माण करता है, सिस्टम बनाता है। ठीक, और सिस्टम जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम, कई अंग मिलकर बनाए हुए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, कई अंग मिलकर बने हुए हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, कई अंग मिलकर बनाए हुए हैं, जनन रिस्पिरेटरी सिस्टम, कई अंग मिलकर बनाए हुए हैं उसको। ठीक, ये अब क्या हुआ कि जब कई अंग मिलकर जब ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करना शुरू करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाता है एक जीव, जैसे आप हैं, हम हैं, बहुत सारे जीव जितने भी हैं इस अर्थ में प्रेजेंट हैं, जो भी लिविंग कंडीशन में है, सभी कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, तो ये बनाता है एक जीव को। और जीव का कोई भी शरीर बनकर तैयार होती है तो उसका स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ठीक, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनकर तैयार कर लेता है। ठीक, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया सर, चाहे वो एक उसकी जीव को ना हो, उसकी भी अपनी एक वैल्यू है, कहाँ पे, उस पानी में रहने की, उस हवा में रहने की। ठीक है कि नहीं, वैल्यू, बिल्कुल वैल्यू होती है। तो उसकी भी अपनी एक वैल्यू होती है, पानी में रहने की, ज़मीन में रहने की, ठीक है, और हवा में रहने की अपनी अपनी सबकी वैल्यू होती है। ठीक, अब इस वैल्यू से सब समझ सकते हैं कि वैल्यू कैसे, बैक्टीरिया की वैल्यू बहुत कुछ है, नुकसान भी है तो फ़ायदा भी करते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से जितने भी जो एक कोष के जीव वाले हैं उनका भी अपना एक वैल्यू होता है, जो पानी में रहते हो, मिट्टी में रहते हो, कहीं भी रहते हो, उनका अपना वैल्यू रहता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक, तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। अब इनका फंक्शन क्या होता है, बात करना है फंक्शन। जैसा कि मैंने बताया कि सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरली होता है, ठीक, लेकिन फंक्शन भी क्रियात्मक भी होता है। तो क्रियात्मक में क्या हो सकता है ये आपको ध्यान देना है। तो क्रियात्मक ये क्या काम कर सकता है भैया, आप सोचो कि सेल है, क्या काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, कैसे करेगा ये सेल, सारा सोचिए। ठीक, सोचिए ना, ये सेल कैसे काम करता होगा, कौन सा फंक्शन करता होगा सेल। सेल बहुत कुछ करता है। ठीक, जैसे सेल पाचन करता है, रिस्पिरेशन करता है, एक्सक्रीशन करता है, ठीक, जनन करता है। ठीक, इस तरीके से बहुत से काम वो करता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल बताते हैं। हम सभी भोजन लेते हैं और उस भोजन का रिक्वायरमेंट किसको है, आपको नहीं है, आपके शरीर को नहीं है, आपके शरीर में जो शरीर को बनाया उसको है, मतलब सेल को है। आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं कि प्राणवायु होती है, ऑक्सीजन प्राणवायु होती है, ये नहीं मिला तो कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है, लेकिन वो जरूरत किसको है, सेल को है। ठीक, या सेल को नहीं मिलेगा तो सिंपल सी बात है वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। जीवित सेल की सबसे बड़ी पहचान, ठीक, जीवित सेल की सबसे बड़ी पहचान रिप्रोडक्शन करना, जीवित सेल की सबसे बड़ी पहचान ग्रोथ करना, वृद्धि करना, जीवन की सबसे बड़ी पहचान, ठीक, उपापचय अपक्रिया करना, जिसको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। सेल की सबसे बड़ी पहचान कॉन्शियसनेस रखना अपने पास, मतलब चेतना। ठीक, आपके सराउंडिंग एरिया में कुछ भी होता रहता है, लेकिन आपकी बॉडी आपको रियलाइज़ कराती है कि हाँ ये हमको हो रहा है। ठंडक का समय चल रहा है,
लेकिन आपकी बॉडी आपको बता रही है कि ठंडक बहुत ज़्यादा है और आप अपने को कवर करके रख रहे हैं। ये क्या चेतना है जो आपको हमेशा आगाह करती रहती है, कम या ज़्यादा में। ठीक, तो ये सब पहचान किसकी है? एक लिविंग थिंग्स की पहचान है, एक जीवित सजीव सेल की पहचान है। ठीक, लेकिन कुछ चीज़ें अपवाद होती है, जैसे रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, ये नॉन लिविंग भी होता है और लिविंग में भी होता है। ठीक है, मतलब जनन लिविंग में भी होगा तो इसमें होगा नॉन लिविंग में भी, मतलब निर्जीव में भी पाया जाता है। ग्रोथ सजीव में तो होता ही होता है, लेकिन उस निर्जीव में भी होगा, क्योंकि उसका भी क्या होता है, डायमीटर बढ़ता है कहीं ना कहीं से, तो उसका भी वो चीज़ वेट बढ़ेगा, कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये भी पहचान होती है किसकी? उस लिविंग सेल के बारे में। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली कैसे है। ठीक है, मतलब संरचनात्मक तो संरचना तो बनाते ही बनाता है, लेकिन क्रियात्मक कैसे होता है यह उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। ठीक, अब बात करते हैं इससे आगे की। तो आगे की जब हम बात करेंगे, ये तो था इतनी तो इंट्रोडक्शन थी सेल के बारे में, लेकिन आते हैं सेल थियरी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सेल थियरी की। तो सेल थियरी की बात हम करेंगे सेल थियरी। ठीक, सेल थियरी बहुत जरूरी चीज़ है। ठीक, और सेल थियरी को देने वाले दो वैज्ञानिक थे। ठीक है, मैथियस स्लाइडेन एंड थियोडर शॉन। मैथियस स्लाइडेन एंड थियोडर शॉन, ये ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जो सेल थियरी को सबसे पहले दिए थे। तो सबसे पहले सेल थियरी को देने वाले वैज्ञानिक थे मैथियस स्लाइडेन एंड थियोडर शॉन। ठीक, इन दोनों ने बताया कि जो सेल होती है वो सेल किस कंडीशन में पाई जाती है, किस कंडीशन में वहाँ रहती है और कैसे वो काम करती है, इस कंडीशन की बातें करते हैं। तो 1839 मैथियस स्लाइडेन एंड थियोडर शॉन। तो स्लाइडेन और शॉन ने सबसे पहले इस थियरी को प्रपोज किया था और उन्होंने दो चीज़ें बताई थी कि जो सेल होता है वो सेल लिविंग कंडीशन में अपने ही समान दो नई सेल का फॉर्मेशन करता है। ठीक, अपने ही समान दो नई सेल का फॉर्मेशन करता है। ठीक, और दूसरा जो था, दूसरा यही था कि वो जो सेल होती है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। पहला बताया कि जो सेल होती है वो दो नए सेल की फॉर्मेशन करती है। ठीक, लेकिन दूसरी बात मैंने बताया कि जो सेल होता है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है किसी भी लिविंग बॉडी या किसी भी लिविंग थिंग्स की वो सेल। ठीक, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन ये तो देखे चले गए, इतनी बात, दो बातें बताकर चले गए, लेकिन एक और महोदय आ गए, रुडोल्फ विर्चो। एक और महोदय आते हैं, रुडोल्फ विर्चो, याद रखिएगा नाम, रुडोल्फ विर्चो। ये कब आए थे? 1855 ये आए। ठीक, कब आए थे? 1855 में। और इन्होंने ये बताया, ये तो देखिए चले गए दो चीज़ें, लेकिन उन्होंने आया तो उन्होंने फिर और गहन अध्ययन किया इस पे, थ्योरी पे, और उन्होंने तीसरी बात बताई। तीसरी बात ये बताई कि जो इन्होंने थोड़ा था उसी चीज़ को उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, ज़्यादा कुछ नहीं किया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। और उस मॉडिफाई में ये कहा कि जो सेल बनती है वो अपने पूर्वज मीन्स की जो पहले की सेल प्रेजेंट है उनसे बनती है। भाई बात तो सही है, ये सेल डिवाइड हो रहा है तो जो नया सेल है वही तो डिवाइड होकर दूसरा दो नए सेल बना रहा है, जो सेल है वही तो बना रहा है, मतलब पेरेंट सेल ही दो नए सेल का फॉर्मेशन कर रहा है। बिल्कुल सही है। तो उन्होंने इतना कहा कि जो सेल प्रेजेंट है वो अपने पूर्ववर्ती जो सेल थी कोशिका थी उससे मिलकर बना हुआ है। बिल्कुल सही है। ठीक, तो इस वजह से सेल थियरी में तीन लोगों का नाम आता है। पहला मैथियस स्लाइडेन, ठीक, थियोडर शॉन, और तीसरा जो नाम आता है वो रुडोल्फ विर्चो का आता है, जो 1855 में, मतलब 15-16 साल बाद उन्होंने इसको फिर डिस्कवर किया, उस पर फिर मंत्रणा की और अपना एक व्यू रखा, जिससे उन्होंने कहा गया कि ये इसका जो तीसरा था कि अब जितने भी नए सेल बनते हैं वो अपने पहले से मौजूद सेल से ही मिलकर बनते हैं, से ही बनते हैं। अरे बिल्कुल बात सही है। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा। मैंने कहा था कि आपको नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको याद रखना है कि क्यों ऐसा होता है। ठीक, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स करते रहिए।
ठीक है, और सब्सक्राइब भी करते रहिए। और ये चीज़ जो आपको समझ में आ रही है तो आप अपनों के पास ज़रूर पहुँचिए, शेयर करिए, जो लोग सेल को पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में जानना चाहते हैं और बहुत ही आसान भाषा में जानना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें। डाउट जो भी हो आप कमेंट्स करते रहें मेरे कमेंट्स बॉक्स में, और हम उसको पूरी तरीके से ऑन द डे क्लास में या फिर हम कमेंट बॉक्स में ही उसका आंसर देंगे। ठीक, तो इस तरीके से चीज़ें बनाएं। क्लियर है? इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि ये अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोबेबिलिटी वाले बताया था, वो आपका बिल्कुल है। दूसरा क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन बन सकता है वो सेल थ्योरी पे बन सकता है, और ये सेल थ्योरी पे जो बनेगा वो सीधे सीधे कथन के बेस पे बन सकता है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, जब कथन सत्य के बेस में आ जाता है तो आपको एक ये दे देगा। दूसरा जो मैंने आपको जैसे बताया कि सेल जो होती है वो 2 नए सेल बनाती हैं। ठीक, तीसरा कि जो नए सेल बनते हैं अपने पहले से मौजूद सेल से ही मिलके बनते हैं। ठीक, तो ये 3 तरह की चीज़ें हैं जो इसमें बन सकती हैं। और तीसरी चौथी बड़ी बात इसमें हो सकता है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये भी मतलब इतने में से आपका 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ कथन के बेस पे बन के तैयार हो गया। और जो मैं आपको कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं यहाँ आपको जैसे बना दिया है कि नहीं है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नहीं और है में ही आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, अदरवाइज आप और सारी चीज़ों के बारे में सोचने का प्रयास करेंगे में भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है, बस चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप जानना है कि कैसे हम अपने आप को इसके लिए तैयार कर सकते हैं, और ये कैसे आप अपने आप को अपने किसी भी आगामी परीक्षाओं के लिए भी आप किसी भी आगामी परीक्षाओं के लिए भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक, जिसमें सेल थ्योरी के बारे में क्वेश्चन, सेल थ्योरी को सबसे पहले किसने दिया था तो आप लिखेंगे इसके बारे में 1839 में दिया गया था। कौन कौन किए थे तो स्वान और स्लाइडर ने किया था। ठीक, तीसरे कौन इसके वैज्ञानिक थे वो थे रुडोल्फ विर्चो, जो 1855 में उन्होंने दिया था। ठीक, तो इस तरीके से सारी चीज़ों को आपको ही देखना है कि ये किस तरीके से हो पा रहा है और कैसे नहीं हो पा रहा है। ठीक, अब आगे जो हम बात करेंगे नेक्स्ट इसके बाद जो इसका है कि सेल जो होता है वो 2 तरह का होता है। ठीक, सेल के नेचर के बेस पे हम बात करेंगे। सेल 2 तरह का होता है, एक यूकैरियोट और एक प्रोकैरियोट। ठीक, तो इस यूकैरियोट और प्रोकैरियोट की जब बात होगी, इसकी भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सबसे पहले कौन ऐसा सेल था जो आया था, और हम आपको ये भी बताएंगे सबसे छोटी सेल कौन होती है, सबसे बड़ी सेल कौन होती है, ये भी आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, ऐसी कहानी भी जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़िए और बने रहिए इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ पढ़ने के लिए सेल। ठीक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।